नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का प्लान फाइनल। 23 अक्टूबर को बाराबंकी में प्रियंका गांधी दिखाएंगी हरी झंडी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दावा, अंबानी और आरएसएस से जुड़ी फाइल पास करने के लिए पेश हुई थी 300 करोड़ की रिश्वत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर अखिलेश का पलटवार, 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का प्लान फाइनल। 23 अक्टूबर को बाराबंकी में प्रियंका गांधी दिखाएंगी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 23 अक्टूबर को लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली की दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है। इस वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दावा, अंबानी और आरएसएस से जुड़ी फाइल पास करने के लिए पेश हुई थी 300 करोड़ की रिश्वत। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया है। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने के लिए मोदी ने की थी प्रशंसा। पूर्व उपराज्यपाल ने दोनों फाइल कर दी थी रद्द। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में मेघालय के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि उनसे कहा गया था कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी दे दी तो उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत मिलेगी, लेकिन उन्होंने सौदे रद्द कर दिए। पूर्व गवर्नर ने साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वो भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें और उन्हें सपोर्ट भी किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सत्यपाल मलिक ने यह दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में किया गया है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में एक सभा की बताई जा रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें मेरे पास मंजूरी के लिए आईं, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की थी, जो पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीब होने का दावा करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि इसमें एक घोटाला शामिल है और मैंने तदनुसार दोनों सौदे रद्द कर दिए। सचिवों ने मुझसे कहा कि आपको फाइलें क्लियर करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पजामा के साथ आया हूं और उनके साथ ही जाऊंगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा पर अखिलेश का पलटवार, 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल की कीमतों पर लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही 95% जनता को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया। ऊपर के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि श्री तिवारी ने गुरुवार को जालौन में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि 2014 के बाद से अब तक प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना इजाफा हुआ है। सरकार मुफ्त में पढ़ाई, सिंचाई, बिजली और वैक्सीन जैसी सुविधाएं दे रही है। 4 पहिया वाहन में चलने वाले लोग मुट्ठी भर है, जबकि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। यदि प्रति व्यक्ति आय से पेट्रोल की कीमतों की तुलना की जाए तो अभी देश और उत्तर प्रदेश में कीमतें बहुत कम बढ़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना, सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत, 39 महिला सेना अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला है। कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था, उन्होंने स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने दिया बड़ा बयान,
कहा 2024 में 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे हम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल के बिहार दौरे के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पटना पहुंचकर बड़ा बयान दिया है। इस बयान से स्पष्ट है कि महागठबंधन में बड़ी दरार आ गई है। पटना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चुनाव जमकर लड़ रहे हैं और अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं। इसके कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने स्पष्ट कर दिया है कि राजद ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इस कारण उपचुनाव में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा राजद के सांसद मनोज झा के कांग्रेसियों को संघी कहे जाने पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। दरअसल भक्त चरण दास ने कहा था कि उपचुनाव के बाद राजद भाजपा से मिल जाएगी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को संघी कह दिया था। बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने महागठबंधन की एकजुटता की पोल खोल दी है। पहले राजद ने दोनों ही विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं बाद में कांग्रेस ने भी दोनों जगहों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर महागठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भागलपुर में पुलिस और प्रत्याशी समर्थकों के बीच मारपीट के बाद लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, बिहार के 36 जिलों के 53 प्रखंडों में हुए चौथे चरण के मतदान में पड़े वोटों की गिनती आज हो रही है। मतगणना के शुरुआती नतीजों में ही बदलाव की बयार बहती नजर आ रही है। कई प्रखंडों में वर्तमान मुखिया चुनाव हार गए हैं, जबकि कई जगह लोगों ने एक बार फिर अपनी पिछली लोकल सरकार पर भरोसा जताया है। इस बीच आरा से खबर आई है कि भोजपुर जिले के अगियाव ब्लॉक की नोनूर पंचायत से निवर्तमान मुखिया बम्भोला प्रसाद पर कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग कर दी। इस हमले में बम्भोला प्रसाद बाल बाल बच गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका के महिला कार्ड से डरी बीजेपी। जानिए बीएल संतोष ने क्यों कहा महिलाओं को अक्षय तिलक तक सीमित न रखें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 40% महिलाओं को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की इस कवायद के बाद अब आरएसएस भी सक्रिय हो गया है। वाराणसी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने सबको खरी खरी सुनाई और कहा कि महिलाओं को सिर्फ अक्षत और तिलक तक ही सीमित न रखें, उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दें। दरअसल कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के दाव ने बीजेपी के साथ ही संघ को भी परेशान कर दिया है। सूत्रों के अनुसार संघ को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं महिलाओं वाला दाव चल गया तो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बीएल संतोष के साथ बैठक में मौजूद एक विधायक ने बताया कि बैठक में बीएल संतोष ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्हें केवल तिलक और अक्षत तक सीमित रखने की बजाय उन्हें सक्रिय राजनीति में आने के लिए प्रेरित करें। संतोष ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी नसीहत दी। कहा कि अहंकार और अति आत्मविश्वास जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत घातक होता है। यह बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर जनता के संपर्क में रहें और उनके काम को प्राथमिकता दें। पुराने कार्यकर्ताओं, पार्षदों, ब्लॉक प्रमुखों से हमेशा संपर्क बनाए रखें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री गांवों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अभय सिंह चौटाला। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा सरकार भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दहशत का माहौल बनाना चाहती है। एलनाबाद की जनता तो इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन चुनाव आयोग को भी इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तड़ीपार कर देना चाहिए जिन पर धारा 302, 120B और रेप जैसे संगीन मामले हों। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में शामिल हुई मोदी को वोट देने का दावा करने वाली किसान नेता पूनम पंडित सपना चौधरी की रह चुकी हैं बाउंसर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूनम पंडित अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूनम पंडित ने कहा कि अब भाजपा और बेटियों के बीच मुकाबला होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी दे सकती है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि पार्टी 40% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेगी। पूनम पंडित किसान आंदोलन से ज्यादा चर्चा में आई हैं। वो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। पूनम पंडित ने एक बार कहा था, मैंने मोदी को वोट दिया था, न कि योगी को या बीजेपी को। पूनम पंडित नेशनल शूटर भी रह चुकी हैं। उनका घर यूपी के बुलंदशहर में है। वो हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बाउंसर भी रह चुकी हैं।
पूनम तब चर्चा में आई थी जब उन्हें मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत के मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद वो सत्ता के विरोध में मीडिया के सामने बयान देने लगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की बड़ी सक्रियता, जाने क्या बिछ रही है बिसात। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा 2022 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की सक्रियता ने यूपी में कांग्रेस को एक बार फिर फ्रंट फुट पर ला दिया है। प्रियंका की सक्रियता से बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी अपने अपने नफा और नुकसान तौलने में जुट गए हैं। विपक्षी दलों में सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा में चुनावी माहौल तो दिख रहा है, लेकिन प्रियंका वाली रंगत नहीं दिख रही है। आगरा के वाल्मीकि समाज से आने वाले युवा की कस्टोडियल डेथ होने पर जो तेवर कांग्रेस ने दिखाया, सपा पिछड़ती नजर आए। प्रियंका का एक्शन जब नजर आने लगा तब बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का ट्वीट आया, यानी वो भी पिछड़ती ही नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, बीजेपी एक नंबर है और 2022 में सरकार दोबारा भाजपा की ही बनेगी। होड़ तो विपक्षियों में है कि कौन किसको पटकनी देकर नंबर 2 की कुर्सी पाता है। सपा नेता सुनील साजन कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ही वेंटिलेटर घोटाला हुआ, गंगा में लाशें निकली, कफन से कपड़े खींचे गए, लोगों की जाने गई। समाजवादियों के कराए गए कामों का फीता काटा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर थोड़ी नरमी जरूर है। मिशन 2022 गोरखपुर में 31 अक्टूबर को होगी प्रियंका गांधी की रैली, सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की 31 अक्टूबर को शहर के चंपा देवी पार्क में प्रस्तावित रैली को सफल बनाने में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें रैली को ऐतिहासिक बनाने पर मंथन हुआ। पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष, न्याय पंचायत के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी, सभी फ्रंटलाइन के अध्यक्ष उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वारा की सभा को हर हाल में ऐतिहासिक बनाया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्रा व प्रदेश कांग्रेस सचिव अमरेंद्र मल ने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए हम सभी जी जान लगा देंगे और सभी बड़े बड़े नेता का आगमन 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पांडे व जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम ने कहा कि गोरखपुर की धरती पर प्रियंका गांधी वारा के कार्यक्रम से सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नए पीसीसी अध्यक्ष और चुनाव तैयारियों पर शुक्रवार को गुजरात के नेताओं के साथ मंथन करेंगे राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की गुजरात इकाई के नए अध्यक्ष के चयन, राज्य में पार्टी एवं संगठन की स्थिति और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में शुक्रवार को प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अमित चावड़ा, राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल समेत करीब 20 नेता शामिल हो सकते हैं। संगठन की स्थिति को लेकर हो रही है। हमें उम्मीद है कि इस बैठक के बाद सभी नेता मिलकर काम करेंगे और अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पार्टी नेताओं के बीच सहमति बनाने का प्रयास होगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए मौजूदा समय में गोहिल, हार्दिक पटेल और कुछ अन्य नामों पर विचार चल रहा है। पार्टी के एक नेता ने कहा, भरत सिंह सोलंकी, अर्जुन मोढवाडिया, गोहिल और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता हैं जिनका साथ मिलकर काम करना और नए अध्यक्ष को इनका समर्थन मिलना पार्टी की सफलता के लिए जरूरी है। इस लिहाज से यह बैठक अहम है। इस साल की शुरुआत में हुए निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अमित चावड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष और परेश धनानी ने विधायक दल के नेता के पद इस्तीफा दे दिया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने खोला यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 का रास्ता, टिकैत बोले अब संसद पर बैठेंगे। जी हां दोस्तों, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर किसानों ने सर्विस लेन को खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को ही इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो रास्ता रोककर नहीं बैठे रह सकते हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मुर्गा मंडी की ओर जाने वाली सड़क को खाली कर दिया है। इस रास्ते के खाली होने के बाद आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। राकेश टिकैत ने टेंट हटाते हुए कहा, हमें दिल्ली जाना इसलिए हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता नहीं रोका था, पुलिस ने ही इस रास्ते को रोका था। हम दिल्ली जा रहे हैं, पार्लियामेंट पर बैठेंगे जहां यह कानून बनाया गया है। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सजन्य किशन कौल ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए भी वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सड़क को बंद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद दरअसल किसान आंदोलन न होकर कुछ है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एंट्री की इजाज़त देने का ये नतीजा हुआ। किसान संगठनों की ओर से अंडरटेकिंग दिए जाने के बावजूद हिंसा हुई। इस मामले में दुष्यंत दवे किसान संगठन की ओर से पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि किसानों को रामलीला मैदान में न आने की इजाज़त देकर बीजेपी ने रैली की। दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि हिंसा प्रायोजित थी। जिन पर लाल किले पर हिंसा का आरोप लगा, उन्हें जमानत भी मिल गई, सरकार को कोई एतराज भी नहीं हुआ। दुष्यंत दवे ने कहा कि प्रदर्शन का एकमात्र मकसद किसान आंदोलन की मुखालफत है। सॉलिसिटर जनरल किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, सड़कें किसानों की वजह से नहीं, पुलिस के किए गए इंतजाम के चलते हुई हैं। पुलिस चाहती है कि ये धारणा बने कि किसान रोड बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क खाली हो जाएगी, आप प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान आने दीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा लगता कुछ लोगों का स्थायी घर रामलीला मैदान में ही बना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जश्न से जख्म नहीं भरेंगे, पीएम बताएं 70 दिन में कैसे दी जाएगी 107 करोड़ कोरोना डोज। 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश में कोरोना रोधी टीकों की दी गई खुराक की संख्या के 100 करोड़ के पार होने के बाद गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि साल 2021 के खत्म होने में शेष बचे 70 दिनों के भीतर देश के सभी वयस्कों का पूर्ण टीकाकरण कैसे किया जाएगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि जश्न मनाने से लोगों के जख्म नहीं भरने वाले हैं और इस सरकार अपने कोरोना कुप्रबंधन के कारण लाखों लोगों की जान जाने की जवाबदेही से नहीं बच सकती। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार को एक कोरोना जांच आयोग का गठन करना चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही की जांच हो और मरने वालों का फिर से सर्वेक्षण कर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जा सके। कांग्रेस महासचिव ने संवाददाताओं से कहा, हम चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल के कर्मचारियों, अस्पतालों का आभार प्रकट करते हैं। 100 करोड़ खुराक के लिए पूरा देश उनका कृतज्ञ है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार एक बार फिर स्वांग कर खुद का पीठ थपथपाने में लगी है। मोदी सरकार जान ले कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भरने वाले हैं। मोदी सरकार के निकम्मेपन और आपराधिक लापरवाही के कारण देशवासियों की जान जोखिम में डालने के लिए जवाबदेही का हिसाब मांगने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, देश के 74 करोड़ वयस्क भारतीयों को 106 करोड़ खुराक कब तक दी जाएगी। देश में 103 करोड़ लोग वयस्क हैं। इनमें से 29 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी टीकों की दोनों खुराक दी जा चुकी है, यानी 42 करोड़ लोगों को एक खुराक दी गई है। इसका मतलब यह है कि 32 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जिन्हें आज तक एक भी खुराक नहीं दी गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया, हार्दिक व जिग्नेश आ जाएंगे पटना। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी बिहार दौरे पर शुक्रवार यानी 22 अक्टूबर को आ रहे हैं। तीनों नेता 3 दिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास भी शुक्रवार को ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने अपने तीनों युवा नेताओं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की तिकड़ी को चुनाव प्रचार में उतारने का निर्णय लिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद तीनों नेता पहली बार बिहार आ रहे हैं। पार्टी ने तीनों नेताओं के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। बिहार प्रभारी के साथ तीनों नेता पटना आने के बाद सदाकत आश्रम जाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार 23, 24 व 25 अक्टूबर को कन्हैया, जिग्नेश व हार्दिक पटेल तारापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में तीनों नेता चुनाव प्रचार करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की तारीफ में अपर्णा यादव ने कहा, महिलाओं को आरक्षण पर मुलायम सिंह यादव से करूंगी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इसे स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि सभी पार्टियों को इस तरह काम करना होगा। यूपी तक चैनल से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा, प्रियंका गांधी के इस फैसले पर मैं बहुत खुश हूँ। इसके साथ मैं यह भी चाहती हूँ कि जो महिला आरक्षण बिल है वो भी पास किया जाए। अपर्णा ने कहा, कांग्रेस जिस तरह से यूपी को लेकर यह फैसला ले रही है उसी तरह सभी राज्यों में महिलाओं को आगे करे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस तरह के फैसले हर पार्टी को लेने चाहिए। उनसे पूछा गया कि क्या आपने आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव से बात की है। इस पर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जरूर मीडिया के माध्यम से भी कई बार कहा है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए। अपर्णा ने कहा, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभागार में महिलाएं नहीं दिखी तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इस पर वो पार्टी में बात करेंगी तो उन्होंने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव से बात करेंगी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, कांग्रेस की नया पार लगाने आएंगे कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रचार के लिए आएंगे। इसमें हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। वहीं शहर कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को भी चंडीगढ़ में सभा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब तक स्थानीय नेताओं के चेहरों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है। अब कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कन्हैया कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अन्य स्टार प्रचारकों के नामों पर विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार नगर निगम चुनाव में 3 दिन तक शहर में रहकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस कोई चूक करने की मूड में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के दिल्ली में होने के बावजूद लगातार बातचीत कर चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं।